डेंगू पर एक डिबेट है कि ये डेंगी है कि ये डेंगू है। बात पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हो और कहाँ पे बात कर रहे हो। जो मच्छर होते हैं उसमें फीमेल मॉस्किटो ही ह्यूमन बाइट्स करते हैं। आउच। Yes. शी स्टिंग्स। अब आपको मच्छर ने काट लिया तो अब आप उसके बाद क्या करोगे? खुला ही सकते हैं। या लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। मच्छर इटसेल्फ के पास डेंगू नहीं होता है। एक ह्यूमन बॉडी में डेंगू वायरस होगा जो मच्छर के थ्रू स्प्रेड होगा। मच्छर वेक्टर है, उसका सूत्रधार है, उसको लेके चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। डेंगू के बारे में एक सबसे बहुत पॉपुलर एक तो मिथ है कि पपीते के पत्ते दीजिए तो डेंगू ठीक हो जाता है। क्या ये सही है? कोई बोले कि मुझे प्रूफ लेके आओ कि पैराशूट से जान बचती है। क्या ये सच है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर कम काटते हैं? आजकल हमारी सोसाइटीज में फ्यूमिगेशन होता है। तो पॉलिटिशियंस लव इट एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज आल्सो लव इट। एडल्ट मॉस्किटो हैं जो वहाँ घूम रहे हैं मच्छर, उनको तो मार देगा, लेकिन जो उनके एग्स और लार्वा पे इसका कोई असर नहीं होता है। They can survive for many months together in even dry environment. डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो हर साल होती है बीमारी, और दोनों ही केसेस में फंस जाता है। पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है। Dengue is no longer a monsoon disease. In fact, India में nearly 7,000 cases were recorded in just the first 2 months. डेंगू जानलेवा कब हो जाता है? प्लेटलेट के बारे में काफ़ी सारे मिथ हैं। लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट गिर रहे हैं, हमारा प्लेटलेट 1 लाख रह गया, अब तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, घबरा जाते हैं। डेंगू से बहुत फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई। यश चोपड़ा डाइड आउट ऑफ डेंगू, राइट? सो इट कैन बी, एंड somebody who's as informed as him died out of dengue. ये ऐसी बीमारियां हैं जो गरीब से लेके अमीर तक को अफेक्ट कर सकती हैं। आपके पास कोई भी बेस्ट फैसिलिटी हो, बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज हों, अगर किसी सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि अगर आपको डेंगू की सीवियर इलनेस हो गई तो बचने की संभावना ट्रीटमेंट से ज़्यादा बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। Dengue, it is no longer a new disease. Most of us know about it. हमारे परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये हो चुका है। फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट डिप करता है और लोगों को लगता है पपीते के पत्ते के जूस से तो पक्का ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदल रही हैं और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू इज नो लॉन्गर अ मॉनसून डिजीज। केसेस जनरली जो पहले लोगों को लगता था कि रेन्स के साथ आएंगे और विंटर के साथ डिसअपियर कर जाएंगे, ऐसा अब नहीं हो रहा है। दैट पैटर्न इज ब्रोकन। ये अब साल भर रिकॉर्ड होता है। इनफैक्ट इंडिया में नियरली 7,000 केसेस वर रिकॉर्डेड इन जस्ट द फर्स्ट 2 months. दैट्स जनवरी एंड फरवरी। सो नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी बढ़ रहे हैं। कोल्ड हिल स्टेशंस में कभी डेंगू की बीमारी के बारे में नहीं सुना गया था, जहां अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपको इस चेंजिंग डिजीज के बारे में क्या जानना चाहिए? और ये सारी जानकारियों के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। इट इज़ नॉट जस्ट एन अवेयरनेस पॉडकास्ट, इट इज़ साइंस बैक्ड। हम इसमें मिथ्स बस्ट करेंगे, रिस्क किस तरह के होते हैं, किन लोगों को होते हैं, वैक्सीन लगाने की चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने चाहिए, डॉक्टर की क्या एडवाइस है इन पूरी डिजीज स्पेक्ट्रम के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। एंड आई कुडंट थिंक of a better expert because I have with me somebody who has worked on polio elimination. He has helped draft India's national vaccine policy. He has co-authored one of the most detailed accounts of India's COVID response. उनका आप चेहरा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा. He is also part of the World Health Organization work in India for years. And in fact, last year, he was recognized globally with the Wiley Research Heroes Prize as well. इन्होंने बहुत काम करा है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। हेलो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनल जी। हम ये पॉडकास्ट शुरू करें इससे पहले मैं सबको बता दूं दैट दिस इज पार्ट ऑफ एन ऑल आउट एंड इंडिया टुडे लार्जर इनिशिएटिव, जिसे हम कह रहे हैं साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसके पूरे दौरान हम आपके पास बहुत सारी ऐसे खबरें लेकर आ रहे हैं जो आपको डेंगू के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगी। मेरा सबसे पहला सवाल डेंगू पर यह है कि मेरे हिसाब से डेंगू की जो पूरी परिभाषा है और डेंगू के बारे में जो भी हम जानते हैं वो क्या रैपिडली बदल रहा है?
एक समय था कि लोगों को लगता था, और हम सबकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, दैट मॉनसून आएगा, डेंगू के केसेस बढ़ेंगे और विंटर्स जैसी सेट इन होंगी, डेंगू खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि समर्स में डेंगू बढ़ गया। इस बार का आउटब्रेक दिल्ली में बहुत मैसिव रहा है। पूरे भारतवर्ष में मैंने जैसे नंबर्स में बताया, नंबर्स वर क्रेजी। तो क्या ये पूरी परिभाषा बदल रही है, ये वायरस का फॉर्म बदल रहा है? एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज से 20 साल पहले डेंगू का बहुत सारे लोगों ने नाम तक नहीं सुना था। 2005 में डेंगू का आउटब्रेक दिल्ली में हुआ था, उसके बाद पूरे देश में एक खबर बनी, लेकिन तब भी यह वायरस सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में, अर्बन एरिया में रिपोर्ट किया जाता था, वहीं पर कुछ केसेज आते थे। लेकिन पिछले 20 सालों में कई सारी चीज़ें बदली हैं। उनमें से एक हुआ है कि पहले डेंगू का, जैसा कि आपने बात की, वो जो केसेज आते थे वो यूजुअली बारिश के शुरुआत से और सितंबर अक्टूबर तक आते थे। लेकिन अब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल की शुरुआत में ही देश में कई हजारों केस रिपोर्ट हो चुके हैं। फरवरी मार्च तक का डेटा अवेलेबल है, तो अब थ्रू आउट द ईयर केसेज आते हैं। उसके कई वजह हैं, उनमें से एक मुख्य वजह ये है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो ऑल अराउंड द ईयर चल रही हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। डेंगू, जैसे कि हम जानते हैं, एक वायरस इलनेस है जो मच्छरों के थ्रू फैलती है। जो मच्छर होते हैं उसका एडिज इजिप्टाई जो मेन वेक्टर है उसको फैलाता है। तो जो मच्छर होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर, यूजुअली 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, क्लियर ठंड पड़ती थी, एक्सेस समर होती थी, तो वो मच्छर होते थे पनप नहीं पाते थे। लेकिन आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टेबल सा बना हुआ है। कभी सर्दियों में भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे अब थ्रू आउट द ईयर हम न केवल डेंगू बल्कि अन्य बीमारियों को भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल सच है, राउंड द ईयर पूरे देश में कई राज्यों में और काफ़ी गंभीर तरीके से और काफ़ी तेज तरीके से डेंगू फैल रहा है। तो राउंड द ईयर आपने कहा ये फैल रहा है, तो लगभग राउंड द एक्सेस विंटर्स जब होती हैं तब ऑब्वियसली मॉस्किटो उस समय नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और हाइबरनेट कर जाते हैं। बाकी थ्रू आउट जनवरी से लेके हम दिसंबर तक कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स सीजनल वेरिएशन स्टेट के हिसाब से आते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सर्दी पड़ती है उस समय नहीं होता, लेकिन केरला, तमिलनाडु में उस समय भी दिसंबर के आसपास भी केसेज आते ही। डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, तो हर साल होती है बीमारी। हाँ, और दोनों ही केसेस में फंस जाता है। और दोनों ही केसेस में फंस जाता है, और इसी वजह से डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है। जानलेवा भी है डेंगू। अरे बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि वायरल जो इलनेसेज होती हैं, जिसमें डेंगू भी है, डेंगू जो आम भाषा में बोलते हैं, वायरल इलनेस है। तो ज़्यादातर केसेज में तो वो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोगों को मतलब हो गया, उनको पता भी नहीं चला, या कुछ हुआ, बुखार आया, लेकिन किसको खतरनाक हो जाए ये पता नहीं चलता है। और डेफिनेटली 100 में से एक व्यक्ति को गंभीर डेंगू की इलनेस हो सकती है, और वो किसको होगी ये नहीं जान सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को थोड़ा और जानकारी हो, क्योंकि लोग सोचते हैं ठीक है बुखार है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी और को भी हुआ था, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी और को हुआ इसका मतलब, और वो ठीक हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप भी ठीक हो जाओगे। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और उसके क्या गंभीर लक्षण होते हैं, क्या चिंताजनक कारण होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग हैं, जैसे प्रेग्नेंट विमेन हो या एल्डरली हो या जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो या कोई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा हो, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं डेंगू के लिए? सोनल जी, आपने तो जवाब दे दिया, मैं क्या बोलूं। बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये चैलेंज है मेरे साथ। मुझे लगता है रिसर्च करने में पॉडकास्ट की मुझे ऑलरेडी इतना पता होता है कि ये सचमुच में एक प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू आस्क। सो खास तौर से आपने सारे जो लोग बोले, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को, खासतौर से 10 साल से छोटे बच्चे और एल्डरली पॉपुलेशन, इनको गंभीर बीमारी होने की संभावना है। एडल्ट पॉपुलेशन होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, इसमें कम होता है, कम गंभीर बीमारी होने की संभावना है, या गंभीर बीमारी कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं हो सकती। किसको गंभीर बीमारी हो जाए हमें नहीं पता है। और एक चीज़ और है, उस व्यक्ति के ओवरऑल इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। साथ में अगर प्रीवियस या पास्ट में कोई डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं, तो अगर किसी और से हुआ है, फिर नई की वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो गंभीर बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ओह, सो ये कोविड की तरह है, पता नहीं किसको कब हो, कितना
इंटेंसिटी से हिट करेगा, लेकिन अनलाइक कोविड अगर एक बार आपको हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है, सेकेंड टाइम होने में और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वेल तो डेंगू के 4 सब टाइप होते हैं। डेंगू का जो टाइप 1 है वो सबसे कॉमन है। तो अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हो गया उससे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल कोविड की तरह। ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी बाकी हो गई हाँ आपकी। इम्यूनिटी हो गई, लेकिन बाकी 3 अगर जो हैं उनसे वो गंभीर बीमारी हो सकती है, उनसे फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे फ्यूचर में इन्फेक्शन हुआ तो गंभीर बीमारी की संभावना कम है, लेकिन किसी दूसरे टाइप से हुआ तो वो ऐसे मान के चलिए कि जैसे पहली बार हो रहा है। तो ज़्यादातर जो मेट्रोज में लोग रहते हैं, या अब मेट्रोज की परिभाषा भी देखिए इंडिया में बहुत बदल रही है कानपुर लखनऊ भी अब मेट्रो जैसे सिटीज़ ही हो गई हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जो प्रॉपर अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर एक तरह का डेंगू होता है, बाकी जगह दूसरी तरह का डेंगू होता है? नहीं, वायरस जो होते हैं पूरे देश में एक बार कहीं पर भी पहुंच गए तो चूंकि जनता इधर से उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन हवाई जहाज से जाती रहती है, और बल्कि ऐसा होता है कि वही वायरस जो डेंगू आज से 20 साल पहले सिर्फ कुछ मेट्रो में, जैसे आपने बात की था, दिल्ली में 2005 के आसपास अगर मुझे सही से याद है तो काफ़ी गंभीर डेंगू की आउटब्रेक हुई थी, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी उसमें, और उसके बाद डेंगू न्यूज़ में आया। लेकिन 20 उससे साल पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी होती है। उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी थी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे पहले छोटे शहरों में और काफ़ी सारे इंडियन स्टेट में डेंगू वायरस कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं था। और आज 20 सालों के बाद लगभग देश के हर राज्य में जहाँ पर भी सर्वेलेंस किया जाता है वहाँ पर डेंगू आ चुका है। दूसरी चीज़ है, पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है। अच्छा। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि अब गांव में भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, गांव में तो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वही लोग शहरों में रहते हैं, वही गांव में जाते हैं अपने साथ डेंगू वायरस को लेके जाते हैं, तो अब गांव में भी डेंगू होने लगा है। ओह, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन डेंगू के बारे में ये है कि अगर ये एक वायरस है तो ये मच्छर के थ्रू कैसे पास हो रहा है? आप इसका साइंस हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें भी एक याद रखने की बात है कि जो मच्छर होते हैं उसमें फीमेल मॉस्किटो ही ह्यूमन बाइट्स करते हैं, बाकी मेल मॉस्किटो आउच सारे किसी भी स्पीसीज में कई सारे जो मलेरिया का भी एनोफिलीज स्पीसीज होती है, जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो ह्यूमन ब्लड को सक नहीं करते हैं, वो फ्लावर से के थ्रू उनका सर्वाइवल होता है, लेकिन फीमेल ह्यूमन ब्लड फीमेल मॉस्किटो she stings because for a life cycle of मॉस्किटो टू ले द एग्स, अपने मच्छरों के अंडे देने के लिए उनको ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। ह्यूमन ब्लड से उनको अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उनके लार्वा होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे। How fascinating. सो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब उस मॉस्किटो में अगर के जो लाइफ साइकिल का हिस्सा है, अगर उस दौरान डेंगू वायरस कोई डेंगू से इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। अब वो जिस मच्छर ने, क्योंकि उसको सिंगल बाइट से सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता है, तो एक साइकिल में उस फीमेल एडीज मॉस्किटो जो डेंगू को फैलाती है उसको एक से ज़्यादा लोगों का ब्लड सक करना होगा। तो अगर उसने पहले एक व्यक्ति का ब्लड सक किया, अगर उसमें डेंगू वायरस है तो उसके उसमें आ गया, फिर दूसरे व्यक्ति को ब्लड सक किया, तो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उस समय वो थोड़ा सा इंजेक्ट भी करता है, तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति को चला जाएगा, इसलिए मॉस्किटो बाइट के माध्यम से भी डेंगू फैल जाएगा। इंटरेस्टिंग, यू आर सेइंग मच्छर इटसेल्फ के पास डेंगू नहीं होता है, आपकी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में डेंगू वायरस होगा जो मच्छर के थ्रू स्प्रेड होगा, वहाँ से भी सर्कुलेट होगा, उसी के थ्रू सर्कुलेट होगा। या लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। उसको मच्छर वेक्टर है उसका, मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, सूत्रधार है, जैसे सूत्रधार है वो, वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसको लेके चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, लेकिन डेंगू वायरस से होता है, मच्छर उसका वाहक है। तो मच्छर ने अगर आपके काटा तो नॉर्मल मच्छर के काटने में और डेंगू मच्छर के काटने में क्या फर्क रहता है, और क्या आप देख के उसे बता सकते हैं? यूजुअली जो मच्छर डेंगू को फैलाते हैं उनका नाम होता है एडीज एजिप्टाई, और एक दूसरा कैटेगरी है
उसको एडीज अल्बोपिक्टस बोलते हैं। उनके एक डिफरेंट स्टाइल होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके सिटिंग पोस्चर होते हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं जो इसी चीज़ में डील करते हैं वो ऑफ कोर्स उनको पहचान लेते हैं कि कौन सा मलेरिया का है, एनोफ्लीज होता है, और डेंगू का कौन सा है। लेकिन जो एक कॉमन सेंस वाली बात है वो और डिफरेंट है। यूजुअली जैसे मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में बैठता है और वो मच्छर शाम के समय काटता है। डेंगू का जो वाहक है एडीज, वो मॉर्निंग के टाइम में बाइट करता है और आफ्टरनून में बाइट करता है। तो टाइमिंग ऑफ द बाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो डिफरेंट होते हैं। सो ये जो मच्छर होते हैं, अपना जो डेंगू का मच्छर है मॉर्निंग आफ्टरनून में बाइट करता है, क्लीन वाटर में रहता है और आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में रहता है। जो मलेरिया का मच्छर होता है वो गंदे पानी में होगा। अगर आप समझ लीजिए अगर गंदे पानी में मच्छर बैठा हुआ तो डेंगू का नहीं है वो। और ये टाइमिंग कैसे डिसाइड होता है कि डेंगू का मच्छर सुबह के समय ही काटेगा और मलेरिया का शाम को ही काटेगा? अब यही प्रकृति की देन है। उन्होंने प्रकृति ने उसको बनाया है, उनकी लाइफस्टाइल अप्रोच होती है। तो यूजुअली वो एक सर्टेन टेम्परेचर, यूजुअली मॉस्किटोज का एक डे साइकिल होता है, साथ में वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और हीट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता चलता है। तो उनका एक साइकिल है कि वो उसी समय काटेंगे किस पानी में। अब अदरवाइज आप सोचो कि मच्छर को क्या फर्क पड़ता है किस पानी पे बैठा हुआ है, लेकिन वो क्लीन वाटर में ही ग्रो करता है। उनके लार्वा एक्चुअली क्लीन वाटर में, वो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होना चाहिए उसमें। तो एक्सपर्ट तो बता सकते हैं, आपने कहा टाइमिंग से एक्सपर्ट, हाँ, उसको ट्रेन किया जाता है। उसको एक्सपर्ट बता सकते हैं, टाइमिंग बताएगा। लेकिन अगर मुझे मच्छर ने काटा है, मैं नहीं बता पाऊंगी कि, और मुझे याद भी नहीं रहेगा कि सुबह काटा था कि शाम को काटा था, कि दिखता कैसा है। तो मेरे लिए जानकारी क्या लेनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मच्छर किसने काटा है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब आपको मच्छर ने काट लिया तो अब आप उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ खुजला ही सकते हैं। या सो उसको आपको उसमें तो सिंपली ये करना है कि इस जानकारी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको पता है कि इस एरिया में कौन सा मच्छर फैल रहा है, अगर डेंगू सीजन चल रहा है तो एडीज मच्छर है वहाँ पे, तो आपको मॉर्निंग और आफ्टरनून में प्रोटेक्शन ज़्यादा रखना है कि फुल स्लीव क्लॉथ्स पहनिए, उस जगह पे मत जाइए। और अगर इवनिंग में मच्छर ज़्यादा काट रहे हैं तो सो एक एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अब उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट और जो वेक्टर्स के साथ काम करते हैं, मलेरिया कंट्रोल में काम करते हैं, उनको जानना जरूरी है कि इस एरिया में कौन से मॉस्किटो फैल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली लोगों को जानकारी दे सकें। और दूसरी चीज़ है कि अगर पता होगा कि एडीज मच्छर है तो निश्चित रूप से फिर आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जो फ्रेश वाटर हैं, उन पर ज़्यादा मॉस्किटो प्रिवेंशन और कंट्रोल का फोकस करना होगा। अगर मलेरिया का मच्छर है जो एनाफ्लीज है तो पानी, गंदे पानी के इकट्ठे होने की जगहों पर ध्यान देना होगा। तो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर के लिए ज़्यादा यूजफुल है। इंडिविजुअल के लिए थोड़ा जानकारी अच्छी बात है लेकिन उससे ज़्यादा यूटिलिटी। लेकिन अब तो जैसे आपने कहा वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वायरस भी अडेप्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को, तो अभी साल भर हो रहा है। तो इज इट सेफ टू से कि साल भर अब हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है? इसमें मुख्य बात याद करने की, हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को अक्रॉस द ईयर प्रिवेंट करना है। एडीज का आर्टिफिशियल कलेक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, अब सबसे बड़ी चुनौती है मेजर सिटीज में कि कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, 24/7 चलता तो रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे टायर पड़े होंगे, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होगा, पानी की बोतल। मच्छर को ग्रो करने के लिए ज़्यादा और लार्वा देने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर जो वाटर बॉटल के ढक्कन होते हैं, कैप्स में भी इतना पानी भी अगर उनको मिल जाएगा तो उसमें मॉस्किटो ग्रो कर सकता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट के बढ़ने की वजह से अब अक्रॉस द ईयर हो रहा है। और साथ में जैसे कोई बस है, कोई मोटरसाइकिल रखी हुई है, उसके बगल में कुछ पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी इस पर मच्छर ग्रो कर सकता है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम सब बोल्स रखते हैं बर्ड्स के लिए, जिसमें पानी पीने के लिए, डॉग्स के लिए, वो सारे मॉनसून में तो भरे ही रहते हैं, अदर समय भी पूरे साल भर भी भरे ही रहते हैं, तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। वेरी करेक्टली, या उससे भी ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। तो उसको अगर आपको किसी को पानी देना है डॉग्स वगैरह के लिए, तो उसको बदलते रहिए। उस वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और कितने घंटे में? मेरा अप्रोच इसमें यह है कि आपको वीक में एक दिन जो आपकी छतों पर, घर के किसी भी हिस्से में, उसको 10 मिनट निकालिए और जो भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसको हटा दीजिए। अच्छा। सो वंस इन अ वीक कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप पानी भर के रख रहे हैं तो उसमें तो डेली बदलिए, अच्छी बात है। वंस इन अ वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
ऐसा नहीं होता कि हर दिन उसमें पानी इकट्ठा हो जाए। बारिश किसी दिन होती है, कहीं कर रखे हो, तो वंस इन अ वीक थॉरो कॉम्बिंग ऑपरेशन गॉट इट। कि हर जगह जाके देखना है कि आपके वाटर टैंक खुला तो नहीं है, वाटर टैंक के बगल में कहीं पडल तो नहीं बन गई है, छत पे कोई गमला तो नहीं है, और गमलों के नीचे रखने का जो प्लेट आती है उनमें भी कलेक्ट हो सकता है, कोई वाटर की बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, नीचे पार्किंग एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ चीज़ है। तो हर जगह देखना है। वंस इन अ वीक अगर लोग 10 मिनट के लिए इस चीज़ के लिए टाइम निकालें तो एटलीस्ट आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को प्रिवेंट कर सकते हैं और आसपास अपने खुद को बचा सकते हैं और आसपास के पड़ोसियों को बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने अपने बचपन में बहुत देखी थी हाँ। कि जैसे ही मस्कीटो का सीजन आता था, अब तो खैर आपने इस हाँ। पॉडकास्ट में बता ही दिया है कि कोई ठीक है। सीजन नहीं होता है मस्कीटो का, अब साल भर आपको मस्कीटो से प्रिवेंशन हाँ। करना है। लेकिन बारिश के समय कूलर्स में जरूर मिट्टी का तेल डाला जाता था। हाउ डज दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम डेंगू? सो कूलर्स में जो मिट्टी का तेल डालते हैं तो उससे, क्योंकि मिट्टी का तेल या केरोसिन होता है, वो लाइटर हल्का होता है, तो उस पर लेयर बना देता है और उससे एग्स और लार्वा जो उससे ग्रो नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो वो पानी का वही रिटेंशन हो गया। पानी। आजकल हमारी सोसाइटीज में फ्यूमिगेशन होता है। सो फ्यूमिगेशन एक पार्शियली यूजफुल तरीका है, सच माना जाए तो। अच्छा, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एमसीडी या लोकल अथॉरिटीज कुछ कर रही हैं, बहुत फ्यूमिगेशन visible हो रहा है, है, काम इससे हो रहा है। विजिबल, सो पॉलिटिशियंस लव इट एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज आल्सो लव इट। हाँ, इसका कुछ पार्शियल रोल है, वो ऐसे है कि एडल्ट मॉस्किटो हैं जो वहाँ घूम रहे हैं मच्छर, उनको तो मार देगा, लेकिन जो उनके एग्स और लार्वा पे इसका कोई असर नहीं होता है। अब मॉस्किटो एग्स होते हैं वो काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए बने हैं कि बाहर के लोग को ये फ्यूमिगेशन और सब करेंगे, वो बच के रहना है। तो वो एग्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी मंथ्स टुगेदर इन इवन ड्राई एनवायरनमेंट। वाओ। हाँ, इसीलिए वो एग कभी पहले ले किए गए हैं, तो उसके बाद जब मौका आता है तब वो उसमें से लार्वा निकलते हैं। सो जब राइट एनवायरनमेंट होता है, सो फ्यूमिगेशन एडल्ट मॉस्किटो को हटा देगा, तो फ्यूमिगेशन करना चाहिए, एडल्ट मॉस्किटो की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद प्रिवेंटिव इंटरवेंशन और बाकी मॉस्किटो लार्वा रिडक्शन स्ट्रेटजी भी करनी होगी, तभी वो इफेक्टिव रहेगा। विच इज बेसिकली पानी नहीं जमा होने देना है। पानी नहीं जमा होने देना, और जहाँ पर भी मॉस्किटो एग्स एंड लार्वा की संभावना है उसको एलिमिनेट करना है आपको। जैसे पानी भरा हुआ है उसमें मतलब खाली कर दीजिए, लेकिन जहाँ पर भी संभावना है कि यहाँ लग रहा है उसको रगड़ के साफ कीजिए और कंप्लीट कीजिए। ये ना बहुत काम लग रहा है मुझे डॉक्टर लहेरिया। मैं हर पॉडकास्ट करती हूँ, मुझे ये जरूर डर लगता है कि लोग कहेंगे अब इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। आप क्या कुछ 5 टिप्स दे सकते हैं जो रेगुलर रूटीन में लोग करें कि कोई भी मच्छर हो या मच्छर से रिलेटेड डिजीज हो वो ना हो? 5 चीजें जो आपको अपने घर में बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला चीज तो है कि आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करिए। तो उसमें बहुत आसान है, 10 मिनट के लिए सप्ताह में एक बार निकाल लीजिए, घर का चक्कर लगाइए कि रेफ्रिजरेटर के पीछे हिस्से में जो पानी कलेक्शन की जगह होता है उस तक को खाली करिए, वहाँ पर भी मॉस्किटो ब्रीड हो सकता है। और घर के वाटर टैंक और नीचे जो पार्किंग में टैंक होते हैं, कोई भी खाली टायर वाटर बॉटल, तो एक तो घर का वो क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा आपको करना है कि मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स हैं, खासतौर से अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो इफेक्टिव होते हैं, उनको ढंग से यूज कीजिए इवनिंग में या जब भी मौका होता है। तीसरा, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं हो सकता, तो कॉलोनी या सोसाइटी के लेवल पर तो आप आस पड़ोसियों को भी बताइए कि ये सारी सावधानियाँ बरतें। चौथा, अगर आप मॉस्किटो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं या पार्क में घूमने जा रहे हैं तो फुल स्लीव क्लॉथ पहनिए। और पांचवा, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कीजिए कि मतलब उनको फ्यूमिगेशन मेजर करें। ये तो बड़ा ही डॉक्टर लहेरिया आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मॉनसून चल रहा है, मैं अपनी डॉटर को भेजती हूँ पडल में जंप करने के लिए, उनको बड़ा मज़ा आता है और मुझे लगता है अच्छा है, दाग अच्छे हैं, जाना चाहिए, थोड़ा रफ एंड टफ बनना चाहिए। लेकिन अगर वो पडल में इतना करेगी तो दिक्कत हो सकती है। तो नहीं, उल्टा भी हो सकता है। देखो, पडल में पहले बात तो डेंगू का नहीं होता, मलेरिया वाला होता है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, अगर पडल में खेलेगी तो हो सकता है पडल खाली हो जाए, वो क्लीन कर बट एट द सेम टाइम लाइक ये टेंजेंशियल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो डर्टी स्पेसेज हैं उनमें खेलने देना चाहिए, इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज़बरदस्ती भेजो वहाँ पे ठीक है। सो बट दिस एक्सपोजर, सम ऑफ द
फिल्दी वाटर और रोड साइड हम्म, वाटर, हम्म, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर इज गुड, हम्म, लेकिन ध्यान रखना है कि मॉस्किटो नहीं। मैं ये बहुत हमेशा से फैसिनेटेड रही हूँ समझने के लिए कि डेंगू पर एक बहुत ही डिबेट है कि ये डेंगी है कि ये डेंगू है। देखो, क्या आप बता सकते हैं कि ये डेंगी है कि डेंगू है, और अब क्या सही तरीका है बोलने का ये इसको? इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हो और कहाँ पे बात कर रहे हो। देखिए, गांव देहात में लोग डेंगू कहते हैं उसको, हाँ, और हिंदी वर्ड उसका डेंगू है। हाँ। अगर आप किसी गांव में जाते हैं और किसी को डेंगी बोलेंगे तो वो कहेगा कि इसको नहीं आता है। नहीं, नहीं, नहीं। और अगर शहर में आप डेंगू और डेंगी दोनों बोल सकते हैं। सो ऑन अ सीरियस नोट, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश नेम डेंगी है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में वो कैसे बोला जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं करता, वो प्रॉपर नाउन है। तो इंग्लिश प्रॉपर वर्ड डेंगी है, लेकिन चूंकि अब हिंदी में इसे डेंगू कहते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। डेंगू तो आप मुझसे कैमरा पे बात कर रहे हैं इसलिए आप डेंगी बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट आएगा किसी नहीं, छोटे शहर का तो आप डेंगू ही बोलेंगे बेसिकली। हाँ, नहीं, मैं डेंगी ही बोलता हूँ। मेरा हाँ। उद्देश्य है कि देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता है, हाँ। और जब पता चल गया तो मैं उसके बाद उसको ठीक बोलूंगा। जी। जैसे पहले हाँ। वो था ना कि नाइकी है तो हाँ। उसको नाइक पढ़ते थे, एडिडास को नहीं, नाइक जो। हाँ। अब नाइकी हमें पता है। हाँ। अब किसी को शिनाल या बर्बरी हाँ। इतनी आसानी, वो चैनल ही हाँ। पड़ेगा ना उसको। तो एक और बहुत मिसप्रोनाउंस्ड है, हायत। ठीक है, सब उसे हयात होटल बुलाते हैं, इट्स एक्चुअली हायत, एंड ये भी लोगों को नहीं पता है। तो ये नहीं, इस पर भी कॉन्वर्सेशन वही डेंगू वाला कंफ्यूजन है। अच्छा। हाँ, हयात, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया कौन सा वाला है। हयात इज आल्सो करेक्ट वर्ड, आई एम नॉट श्योर। Okay, we'll call up. We'll call this. We'll call up. If anybody from Hayat is watching this or Hayat watching this, please leave a comment and let us know what is the right pronunciation and solve this mystery. But talking about mystery, I want to get down to the fact on, क्या ये सच है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर कम काटते हैं, और ऐसा क्यों होता है? इस पर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन काफी बार आप बाहर बैठ जाएं पार्क में तो आपके सिर के आसपास काफी सारे मच्छर उड़ने लगते हैं। मेरे साथ बहुत होता है ये। मुझे इतने मच्छर काटते हो, मेरे बगल में कोई बैठा होगा उसको एक भी नहीं मच्छर काटेगा, ऐसा क्यों है? इस पर थोड़ा सा और साइंटिफिक वर्क करने की जरूरत है, किसी और को, हमें नहीं। लेकिन मेन चीज है, मॉस्किटो जो अट्रैक्ट होते हैं वो एक बॉडी स्मेल और बॉडी हीट से अट्रैक्ट होते हैं। वो देख रहे हैं। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर बाकी लोगों से ज़्यादा है और अगर आपका खून मीठा है, जो मच्छर को पता चल जाता है। ये सच है कि खून मीठा है? ये जो बात बोली जाती थी, इट्स एक्चुअली ट्रू। रिलेटिव, मच्छर के लिए तो मीठा ही है, उसमें शुगर है इतना सारा, तो उसको लगता है। सो रिलेटिवली लाइक दे से, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइंस विद लिमिटेड एविडेंस। डेफिनेटली बॉडी हीट वाला एविडेंस है कि बॉडी हीट से अट्रैक्ट होते हैं और स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। काफ़ी बार ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति हेयर में हो सकता है स्प्रे ऑयल यूज किए हुए तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बाकी उसके बियॉन्ड कि किसी के सिर पर कुछ ज़्यादा घूम रहे हैं, किसी के सिर पर क्यों घूम रहे हैं, आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस। वो उनकी मर्जी है, उनको आज यहाँ घूमना है तो। इज इट ट्रू कि स्मोकर्स को कम मच्छर काटते हैं? ये भी एक मिथ है। मुझे लगता है पूरी तरह मिथ है। हाँ। मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। Okay, let's get down to some other myths about dengue. डेंगू के बारे में एक सबसे बहुत पॉपुलर एक तो मिथ है कि पपीते के पत्ते दीजिए तो डेंगू ठीक हो जाता है। क्या ये सही है? पपीते के पत्ते का जो साइंस है उस पर कुछ एविडेंस अवेलेबल है कि इसको पिलाने से व्यक्ति का प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। कुछ हीलिंग और रिकवरी का भी इस पर एविडेंस है, लेकिन उसका कितना डायरेक्ट बेनिफिट है इस पर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसी तरह से कि ज़्यादातर लोगों को तो वैसे ही ठीक हो जाना है। अब उनको पपीते का पत्ते का जूस पिला दिया तो वो ठीक हुआ, वो उसकी वजह से ठीक हुए कि बिना अपने आप ठीक हुए कहना मुश्किल है। इस पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हो गया जैसे कि कोई बोले कि मुझे प्रूफ लेके आओ कि पैराशूट से जान बचती है। अरे भाई, हमें पता है कि पैराशूट से जान बचती है, अब पपीते के पत्ते से नहीं बचती
तो बस एक चीज़ याद रखने की है, पपीते के पत्ते के जूस से डेंगू प्रिवेंट होता है कि नहीं होता कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका मन है कि उसको पीना है तो पी लीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखनी की है, जो भी लोग इस सब तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि कोई भी जूस या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आप बॉडी को देंगे तो उससे लिवर को डैमेज हो सकता है, किडनी को डैमेज हो सकता है। जो भी हमारे शरीर में जाता है सबसे पहले लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा। तो अगर लिवर को ओवरलोड कर देंगे, चाहे पपीते का जूस ही क्यों ना हो, पपीते के पत्ते का जूस कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें केमिकल्स हैं। करेक्ट। और फिर उसके बाद लिवर के बाद उसको किडनी को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो लिवर और किडनी को ओवरलोड मत कीजिए। साथ में ये कि अनप्रूवन थेरेपी को आप क्यों लेना चाहते हैं, ये तो वैसे ही मतलब अगर कुछ सावधानियां बरतें हैं, कुछ चीज़ों को पालन करें तो डेंगू से आप बचे रह सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड यू सेड दिस, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जब मेरे हस्बैंड को ये डेंगू हुआ था उन्होंने बहुत प्रेस करा कि देना चाहिए, और क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला इसका कोई प्रूफ नहीं, मैंने नहीं दिया। तो मैं ये पॉडकास्ट का लिंक, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको ज़रूर भेजने वाली हूँ। दूसरा एक मिथ पर आते हैं डेंगू के लिए। गिलोय करके बहुत फेमस हुआ था, कोविड के समय पे भी बहुत सारा फेमस हो गया था, ये काम करता है? कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि पैसे की बर्बादी है। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में जो गिलोय का जूस होता है वो बड़ी बड़ी बॉटल्स में प्लांट होता है, मेरे ख्याल से क्रीपर प्लांट होता है, उसको फिर जूस के फॉर्म में मार्केट किया जाता है। तो जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस की बात करें, जीरो साइंटिफिक एविडेंस है, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है। अब ट्रेडिशन के नाम पर आप कुछ भी पीना चाहते हैं तो कुछ हेल्दी खाइए, कुछ हेल्दी पीजिए, लेकिन अनप्रूवन चीज़ों को आप लेंगे तो एक तो आपका पैसा जा रहा है, दूसरा बात है कि इनसे लिवर और किडनी पर असर पड़ सकता है, और तीसरा है काफ़ी बार एक सबसे बड़ी समस्या है, गिलोय को बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रामबाण की तरह बोला जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आप इस तरह की अनप्रूवन मेडिसिन और अनप्रूवन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो प्रूवन उसका थेरेपी होती है उसको डिले करते हैं, तो उसका एक नुकसान है। तो हमें इसमें नुकसान और फ़ायदे देखने होंगे। इसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, बेनिफिट नहीं है। तो लोगों को अपने आप सोचना है कि उनको गिलोय पीना है कि नहीं पीना। मेरी सलाह है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो पपीते का पत्ता काम नहीं करता, गिलोय काम नहीं करता, गोट्स मिल्क काम करता है? गोट्स मिल्क का अपना बेनिफिट तो है ही, उसमें मिल्क सारे एक समान होते हैं लगभग, लेकिन माना जाता है, कहा जाता है कि गोट्स मिल्क में कुछ इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी बैलेंसिंग थोड़े एक्स्ट्रा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और थोड़ा लाइट मिल्क होता है बाकी की तुलना में। तो जो मिल्क के बेनिफिट मिलेंगे वो गोट्स मिल्क में मिल जाएंगे, लेकिन डेंगू के लिए एडिशनल एडवांटेज फिर से प्रूवन नहीं है। ओके, अगले पर आते हैं। कीवी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो हेल्प करता है डेंगू में रिकवरी में? डेंगू का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो विटामिन सी है, विटामिन सी का बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में रोल होता है। लेकिन साथ में याद रखने की बात है कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इस विटामिन को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, तो आपको डेली 500 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर रिक्वायरमेंट चाहिए, इनटेक चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं करेगा। हाँ, तो कीवी बेनिफिट कर सकता है जब विटामिन की डेफिशिएंसी हो किसी को। अगर डेफिशिएंसी नहीं है, बाकी अगर सिट्रस फ्रूट भी खाते हैं, कोई भी खाते हैं, और अगेन डेंगू में कोई प्रूवन रोल नहीं है। ठीक है, एक और आते हैं। पोमीग्रेनेट के बारे में भी यही बोला जाता है। पोमीग्रेनेट का उसमें नहीं है, डेंगू में नहीं, लेकिन पोमीग्रेनेट बेनिफिशियल है। हाँ। सिर्फ डायबिटिक को छोड़ के अगर बाकी लोगों में आयरन रिच फूड है, खाइए। सच ग्रेट फॉर्म ऑफ फाइबर आल्सो। हाँ, डेफिनेटली। नहीं, वो तो फाइबर, सारे फ्रूट्स को जूस किसी का नहीं पीना है। यस, जूस फल को अगर आप जूस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपने उसे बेकार कर दिया है जी। आपका पैसा बेकार गया और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, शुगर स्पाइक होगी और लाइक वेस्ट ऑफ मनी एंड फ्रूट। वेस्ट ऑफ द फ्रूट आल्सो, आई लाइक दैट। अच्छा, कुछ चीजें शायद काम करती हैं, कोकोनट वाटर और ORS। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेंगू में आपको बॉडी को रिहाइड्रेट करके रखना है, और जब आप इनसफिशिएंट वाटर इनटेक करेंगे या स्वेटिंग होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो बॉडी में दर्द और थकान और कमजोरी महसूस होने लगते हैं। तो ORS वही बैलेंस लाता है, एक चीज़। और जो कोकोनट वाटर है उसका भी वही रोल है, आपको रिहाइड्रेट करता है। डेंगू का एक जो ट्रीटमेंट है, ऑफ कोर्स फीवर को उतारना है, जो पैरासीटामोल से कर सकते हैं या आप कोल्ड स्पंजिंग से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है कि फ्लूइड इनटेक बनाए रखनी है। तो चाहे आप जूस से लें,
ORS से लें, कोकोनट वाटर से लें, किसी भी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में फ्लूइड इनटेक अगर मेंटेन करेंगे तो काम आएगा। तो कोकोनट वाटर इन जनरल वैसे भी यूजफुल एंड हेल्पफुल है। फ्रेश स्टैंडर्ड कोकोनट वाटर आप पीजिए तो बॉडी को फ्रेशनेस देता है। कोई भी नेचुरल सोर्स से आया हुआ चीज़ इज यूजफुल। डेंगू स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा है कि हार्मफुल नहीं है इसका। आई वुड से मोर देन न्यूट्रल ऑन एविडेंस। ओके ओके, व्हाट यू ट्राइंग टू से इज दैट कि ये सब पीने से आपका डेंगू ठीक नहीं हो जाएगा, यू आर जस्ट एडिंग योर बॉडी टू हेल्प इन रिकवरी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। वेल, एक ट्रीटमेंट यही है ना। हाँ, पानी पिलाओ उसको, जूस पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ। तो कोई बोले कि नींबू पानी डेंगू का इलाज है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। ठीक है ना। तो कोकोनट वाटर उसी का एक फॉर्म है। हाँ, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सारे हैं। जी जी। तो ठीक है। चलिए, अच्छा, इलाज के बारे में विस्तार से हाँ, थोड़ा ठीक बात है। करते हैं। हाँ। डेंगू कहले सिम्टम्स मुझे बताइए। हाँ। अगर मुझे एक मस्कीटो बाइट हुआ है या हाँ। नहीं हुआ है, अगर मुझे फीवर अभी चढ़ गया है, किस स्टेज पर मुझे ये सोचना चाहिए कि अब मुझे डेंगू का टेस्ट कराना है? वेल, सो यूजुअली यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब मॉस्किटो ने आपको काटा तो उसके इमीडिएटली बाद डेंगू नहीं होता है। अच्छा। यूजुअली जिसको बोलते हैं कि जब एक्सपोजर हुआ, मतलब मॉस्किटो ने बाइट किया, उससे 3 से 14 दिन के भीतर डेंगू 40 3 से 14 3 to 14 इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कभी मॉस्किटो ने कहीं किसी ऐसी जगह गए जहाँ डेंगू फैल रहा था, वहाँ से लौट के 2 आए और 2 सप्ताह निकल गए, उसके बाद बुखार आया, तो फिर आपको डेंगू नहीं है वो। मतलब 14 डे उसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन। यूजुअली उसके मॉस्किटो बाइट के 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। तो सिम्टम क्या होता है? फीवर से स्टार्ट होता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो डेंगू के जो सिम्टम है, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, में जा सकता है, लेकिन नॉर्मल 101 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। यूजुअली कुछ लोगों में 104 तक जा सकता है। दूसरा है बॉडी एक। तो बॉडी एक में जॉइंट एक्स होते हैं मेनली, कि जॉइंट और मसल एक। तीसरा डेंगू का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे दर्द होना डेंगू की निशानी है। अच्छा। हाँ, बाकी अलग लक्षण भी काफ़ी सारे तरह के लक्षण आ सकते हैं। किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को रनी नोज और कॉफ और कोल्ड, ये सब गम्स में भी बोलते हैं। वो ब्लीडिंग की बात आ जाती है। हाँ। रैशेज, सर्टेन टाइप ऑफ रैशेज हो सकते हैं जो यूजुअली आपके हाथ, पाम और सोल को छोड़ के बाकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। सो मैक्युलोपैपुलर रैशेज, उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन रैशेज हो सकते हैं। वो प्लेटलेट पे होते हैं। मैं जानता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, तो वो प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं हाँ। तो ब्लीडिंग के इनिशियल वो हो जाते हैं, तो तब उसमें बॉडी पर रैशेज आ सकते हैं। लेकिन हर केस में रैशेज आने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर लोगों को फीवर आता है, हाई फीवर होता है, थकान, कमजोरी और मसल एक एंड बॉडी एक होता है। बॉडी एक मसल एक होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट लाइकली अगर डेंगू सीजन चल रहा है तो डेंगू है। अगर चिकनगुनिया फैल रहा है तो चिकनगुनिया में भी वही सेम लक्षण होते हैं। करेक्ट। लेकिन वो सीजन कौन सा वायरस वहाँ फैल रहा है उसके ऊपर है। तो अगर आपको फीवर है, जैसे डॉक्टर जनरली, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके बच्चे को फीवर है और नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि चेक करिए बॉडी में कहीं इंसेक्ट बाइट्स तो नहीं है। फिर वो ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में निकल कर आएगा कि कौन सा वायरस है, अगर है तो, एंड उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट होएगा। अगर आपका अब डेंगू पॉजिटिव निकला है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? देखिए, डेंगू पॉजिटिव निकला है तो ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अब आपको पता चल गया कि डेंगू है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए। जैसे वॉमिटिंग आए, अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी शरीर के हिस्से से, स्टूल आपका ब्लैक कलर का आने लगे, तो उन डेंजर साइंस को जानना है। यूजुअली जो क्रिटिकल डेंजर साइन वाले सिनेरियो आता है वो तब आता है, जो पहला स्टेज होता है फीवर। सो यूजुअली 3 से 4 दिन में फीवर चला जाता है। जो 7th डे ऑफ उसका इलनेस होता है उससे क्रिटिकल पे, जब फीवर जाने के बाद व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखने की डेंगू में कि फीवर उतर सकता है लेकिन तब भी वो व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है। अच्छा। तो ट्रीटमेंट सेम है, बस कंफर्म हो जाता है तो उसके आधार पे आप अधिक सावधानी बरत सकते हैं। आपको फ्लूइड्स लेना है, पैरासीटामोल लेनी है, लेकिन जो नहीं लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो खासतौर से आपको जो आइबुप्रोफेन आती है या बोबेरॉन आती है, एस्पिरिन आती है, जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। कुछ दवाइयों को, जैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, जब पैरासीटामोल के अकेला लेना है वो सेफ है, लेकिन बाकी दवाइयाँ थोड़ी हार्मफुल हो सकती हैं। तो डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन सी दवाई नहीं लेनी है। नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अगर डेंगू है तो नहीं लेना है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेगी
और उसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट को अफेक्ट कर सकती है। तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा लेसन ये होना चाहिए कि अगर आपको फीवर है तो सबसे पहले जाके एंटीबायोटिक ना खाएं। डेफिनेटली सबसे अगर आपको ज़रा सा भी लो ग्रेड फीवर है और आप डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं क्लिनिक में, एक बेसिक पैरासिटामोल खा लें और कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन ना खाएं। दैट्स व्हाट यू से। एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास हम पहुंचे, हमें बता दिया गया डेंगू है। डॉक्टर क्या क्या चीज़ें वॉच करेगा, आपको क्या प्रोटोकॉल रहेगा? ये जो 7 डे का विंडो होता है एंड कब पीक करते हैं प्लेटलेट्स, कब फॉल करते हैं, वो पूरा फिनोमेना सो समझाइए। एक चीज़ है कि अगर डेंगू सस्पेक्ट किया डॉक्टर ने, हम्म तो आपका 3-4 बेसिक टेस्ट होंगे इसमें। हम्म एक तो सीबीसी होगा, तो सीबीसी से एक वाइट ब्लड सेल होती हैं, लिकोसाइट्स होती हैं, वो डेंगू में कम हो जाती हैं। प्लेटलेट काउंट पता चल जाएगा, जो प्लेटलेट जरूरी नहीं है कम हो, लेकिन डेंगू में कम हो सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें जानना जरूरी है सीबीसी के माध्यम से। दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि काफ़ी बार लिवर के मार्कर्स भी डेंगू में अफेक्ट हो जाते हैं। और जो तीसरा जो मैं मिनिमम टेस्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं। एक NS1 एंटीजन होता है, रैपिड टेस्टिंग किट बोलते हैं, रैपिड टेस्ट होता है डेंगू का, उसके माध्यम से पता चल जाता है। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटी कि हर स्टेज पर अलग अलग वो टेस्ट होते हैं। RT-PCR के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से पता चल जाता है कि डेंगू है कि नहीं, किस स्टेज पे किया गया। दूसरा होता है कि सिंगल टेस्ट का काफ़ी बार इतना वैल्यू नहीं होता है, तो जैसे 3rd डे टेस्ट किया तो उस समय पहुँचते हैं तो पेड सीरा करते हैं कि 3-4 दिन बाद दोबारा से उसको टेस्ट किया, अच्छा, तो उसमें एंटीबॉडी अगर बढ़ते नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली डेंगू कंफर्म हो जाएगा। सो मल्टीपल अप्रोचेज फॉलो की जाती हैं। और ये जो प्लेटलेट का पूरा है डेंगू में, एक आपको बता दूं क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर से बात करी थी जिन्होंने कहा कि डेंगू एक्चुअली एक तरह से अगर आप सोचें तो सबसे आसान डिजीज़ है किसी डॉक्टर के लिए ट्रीट करना, क्योंकि ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स हैं वो कौन से दिन डिप करेंगे, उसके बाद कब रिकवर करना शुरू करेंगे, इट्स वेरी चार्टेड, right? It's almost like a template that every patient will follow. You don't really have to do anything. You just have to go, if you're serious, get admitted, get an IV fluid inserted, and that's that. Wait for your body to fight it out. Is that true? बिल्कुल सही है, लेकिन प्लेटलेट के बारे में काफ़ी सारे मिथ हैं। जी। लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट गिर रहे हैं हमारा प्लेटलेट 1 लाख रह गया, अब तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, घबरा जाते हैं। सो प्लेटलेट डेफिनेटली डेंगू में अफेक्ट होते हैं, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति का प्लेटलेट 20,000, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 से नीचे नहीं आ गया तब तक घबराने की बात नहीं होती है। अच्छा। इनफैक्ट 20,000 पे भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। लोग होते हैं जो 10,000 प्लेटलेट काउंट पे भी नॉर्मल रहते हैं। ऑब्वियसली दिस इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, वो इस चीज़ को दिखाता है कि किस रफ्तार से, उसका ट्रेंड दिखाता है कि आपके बॉडी पे कितना सिवियरली एक्ट कर रहा है। लेकिन प्लेटलेट गिर जाना भर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसको गिनते नहीं रहना है कि आज 1 लाख आया, कल 90,000 आया तो क्या आया। ऑफ कोर्स वो ट्रीटमेंट उसका सेम रहता है, लेकिन प्लेटलेट एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है जो इस चीज़ को दिखाता है कि डेंगू आपको है और आपको सावधानी बरतनी है। 5वें दिन गिरता है यूजुअली, डिपेंड करता है कि 3rd 4th डे से गिरना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सब में गिरेगा प्लेटलेट। कुछ लोगों में प्लेटलेट स्टेबल रहता है, सो इट नॉट अ डेफिनेटिव मार्कर। गॉट इट। पर डेंगू जानलेवा कब हो जाता है? डेंगू जानलेवा कब हो जाता है? सो डेंगू जानलेवा होता है जिसका फॉर्म बोलते हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। कुछ केसेज में क्या होता है कि बॉडी में जो डेंगू वायरस की वजह से जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, जो वास्कुलर टिश्यू है उसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो बॉडी से वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होने लगता है, तो डेंगू का जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। हमें ये यूजुअली 7th 8th डे ऑफ इलनेस से स्टार्ट होता है, लेकिन पहली चीज़ किस में होगा ये हम नहीं जानते। एक चीज़ होगी तो एक तो वॉल्यूम का लॉस हो रहा है किसी भी वजह से, और उसमें कुछ परमेबिलिटी और कुछ बॉडी की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से हो रहा है। उस केस में मल्टी ऑर्गन डिजीज बन जाती है, हर ऑर्गन को अफेक्ट करने लगता है। अच्छा। दूसरा सिनेरियो आता है कि प्लेटलेट काउंट कम होने से व्यक्ति में ब्लीडिंग होने लगती है। वो ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है, खासतौर से गट में ब्लीडिंग हो गई या किसी और पार्ट में ब्लीडिंग हो गई, तो उससे ब्लड लॉस होने लगेगा और ब्लीडिंग कुड बी डेंजरस। तीसरा अन्य लक्षण होते हैं जो क्यों होते हैं उसको इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे वॉमिटिंग हुई, किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग से उस किडनी लिवर पर लोड पड़ेगा, तो और वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट इसके बारे में
इतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसका एक मोटा मोटा और ब्रॉडर ओवरव्यू है कि काफ़ी बार जो कोविड में हमने जाना था, चलिए वहाँ से कोविड से समझते हैं कि कोविड किसको सीरियस होगा हमें नहीं पता था। तो कुछ लोगों में डेंगू है जिनको होता है, उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो अगर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे जो ऑर्गन को डैमेज करने लगेंगे, ब्लीडिंग हो रही है। कौन सी मैकेनिज्म उस व्यक्ति में काम में आएगी, इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। एंड उसका ट्रीटमेंट फिर भी वही सेम रहता है। आपको जैसा कि आपने बोला कि फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट करना है और हो जाएगा। सो आइडियल थिंग वुड बी कि अगर आपका डेंगू डेंजरस लेवल्स पे जा रहा है तो आप एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट होएं, वहाँ पर डॉक्टर जिससे डेली आपके नंबर्स को चेक कर सके, ठीक है, एंड मॉनिटर कर सके कि आपके वाइटल्स कैसे जा रहे हैं। जैसे हमने देखा है डेंगू से बहुत फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई। यश चोपड़ा डाइड आउट ऑफ डेंगू, राइट? So it can be, and somebody who's as informed as him died out of dengue. So this makes me think कि क्या ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों में? क्या वो ज़्यादा vulnerable हैं या उन्होंने डिजीज़ को स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं लिया? क्यों हुआ ऐसा? काफ़ी सारे फेमस लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो मेरी नज़र में एक सबसे बड़ी बात इससे निकल के आती है कि डेंगू किसी भी इनकम ग्रुप को और किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं हम तो एयर कंडीशन घर में रहते हैं, हमारा घर 3rd फ्लोर पे है या 17th फ्लोर पे है तो हमें नहीं होगा। तो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो गरीब से लेके अमीर तक को अफेक्ट कर सकती हैं। और जैसा कि आपने यश चोपड़ा जी वाला एग्जाम्पल दिया तो वो ये भी दिखाता है कि आपके पास कोई भी बेस्ट फैसिलिटी हो, बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज हों, अगर किसी सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि अगर आपको डेंगू की सीवियर इलनेस हो गई तो बचने की संभावना ट्रीटमेंट से ज़्यादा बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। तो ये वायरल इलनेसेज के साथ यही चैलेंज है कि हमें वायरल इलनेसेज जो हैं जिसमें डेंगू आता है उनसे प्रिवेंट करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इफेक्टिव है। एक बार इलनेस हो गई तो ऑफकोर्स आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर चुका है कि आपको ज़्यादातर लोग रिकवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे यश चोपड़ा जी की बात है, अब आपको नहीं लगता कि उनके पास बेस्ट मेडिकल सर्विसेज रही होंगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस तरह की इलनेसेज में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट अप्रोच। ट्रीटमेंट गाइडलाइन तो वाइडली नोन है और इजी होता है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, क्या ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं? इनको अगर डेंगू हो जाए तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली ये उसी वल्नरेबिलिटी ग्रुप में आते हैं जो हमने पहले बात की थी। प्रेग्नेंट वुमेन, 10 साल से छोटे बच्चे और एल्डरली, खासतौर से 80 साल से ऊपर के लोग भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। और कोई भी कोमॉर्बिडिटी किसी भी एज ग्रुप में हो उनमें वायरल इलनेसेस खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने रिसर्च में देख रहे थे कि रणवीर सिंह को रामलीला शूट करते करते डेंगू हो गया। बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कई बार डेंगू होता है लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं। यश चोपड़ा के केस में जैसे आप कह रहे हैं उनकी एज थी, हो सकता है कोई कोमॉर्बिडिटी हो या फिर हो सकता है उनका बेसिक इम्यून सिस्टम कुड नॉट हैंडल इट एंड एनीथिंग कुड बी द रीजन। यू आंसर्ड इट। अच्छा, हमने बहुत सारी बात करी डेंगू के बारे में, चेंजिंग पैटर्न, सिम्टम्स, डिजीज, मिथ्स, बट सबसे लेटेस्ट चीज़ जो डेंगू में अभी आई है वो एक डेंगू वैक्सीन है। मार्केट में इसके बारे में बहुत बात करा जा रहा है एंड दिस इज़ मोर रेलिवेंट बिकॉज हम अगर अपनी लाइफ भी देखें, जब आप खुद कह रहे हैं कि अब मस्कीटो बॉर्न डिजीजेज, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज अब साल भर का फिनोमेना है, सिर्फ कुछ सीजन का मामला नहीं है। क्या ये सबको लगवानी चाहिए? कुछ लोगों को लगवानी चाहिए? इसको लगवाने से क्या डेंगू नहीं होगा? आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? डेंगू की जो अभी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव हुई है, मार्केटिंग ऑथराइजेशन जिसे मिला है, वो वैसे डेंगू की पहली वैक्सीन नहीं है। इससे पहले डेंगू की और वैक्सीन भी बनी हुई थी, उनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। जो फिलहाल वैक्सीन अप्रूव हुई है वो वैक्सीन 4 साल से 60 साल के तक के लोगों को दी जा सकती है। इसके 2 शॉट लगा करेंगे 3 महीने के अंतर पर। और ये वैक्सीन चारों जो डेंगू के टाइप्स हैं उनके खिलाफ काम करेगी। काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हालांकि अभी इसको सिर्फ मार्केट ऑथराइजेशन मिला है। इंडियन मार्केट में ये वैक्सीन अगले साल जनवरी फरवरी तक आने की संभावना है। फिलहाल उपलब्ध नहीं होगी, जनवरी अगले साल उपलब्ध होगी। ये नई वैक्सीन नहीं है क्योंकि इस वैक्सीन को करीब 40 से अधिक देशों में और 30 मिलियन या अर्थात 3 करोड़ से अधिक शॉट्स लग चुके हैं। तो एक काफ़ी प्रॉमिसिंग वैक्सीन है। और ख़ास तौर से जब डेंगू इतनी बड़ी चुनौती है और डेंगू की वैक्सीन की खोज लंबे समय से चल रही थी, तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, एक अच्छी होप है। इंडियंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं इस पर?
जो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल थे वो कई देशों में हो चुके थे, काफ़ी पहले आ चुकी थी, लेकिन इंडियन में जो एक ब्रिजिंग स्टडी जिसको बोलते हैं, करीब 480 या 500 लोगों पर इसका सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा कलेक्ट किया है, जिसको ब्रिजिंग अच्छा। स्टडी बोले हैं। हाँ। वैक्सीन के लिए नए सिरे से ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। तो लेकिन हमारी कंट्री में कोई भी वैक्सीन अप्रूव होती है उससे पहले एक छोटे से सैंपल पर उसको सेफ्टी, it. इम्यूनोजेनिसिटी और नॉन इन्फीरियरिटी उसको बोला जाता है, किए जाते हैं। तो फिर आपने कहा पहले जो 2008 में वैक्सीन आई थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, वो क्या हुआ था? हाँ, सो आज से करीब 15-17 साल पहले एक वैक्सीन आई थी, डेंग वैक्सिया। तो वैक्सीन काफ़ी बड़ी होप जागी थी और वैक्सीन लगना भी शुरू हुई थी, लेकिन फिर देखा गया कि जब वो वैक्सीन जिन लोगों को दी गई, अगर उनको फ्यूचर में दूसरे वेरिएंट से और दूसरे टाइप ऑफ डेंगू वायरस से इन्फेक्शन होता है तो वो काफ़ी गंभीर हो सकता है। अच्छा। इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट, कि Okay. वैक्सीन लगाने के बाद जो इन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और इस वजह से उस वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया गया था। अच्छा। और इसीलिए नई वैक्सीन, उसके बाद कुछ और भी वैक्सीन आई हैं। एक वैक्सीन चाइना में डेवलप हुई है। उस वैक्सीन को लगाने से पहले व्यक्ति का डेंगू स्टेटस, के पास डेंगू इन्फेक्शन तो नहीं था, वो देखना पड़ता है। लेकिन जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड क्यूडेंगा वैक्सीन है उसको बिना स्क्रीनिंग अर्थात बिना टेस्ट किए लगाया जा सकता है, और वो सारे स्ट्रेन और सारे टाइप्स के खिलाफ काम करती है। तो ये जो एडी आपने बोला, ये क्या है? ये कोविड के समय पर भी बहुत कॉन्वर्सेशन में था। सो एक इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि अगर सब्सिक्वेंट इलनेस होती है और अगर आपके पास प्रीवियस एंटीबॉडीज हैं, चाहे वो इलनेस से हों या जैसे वैक्सीन के बाद हों, जो डेंगू वैक्सिया जो डेंगू की प्रीवियस वैक्सीन के साथ हुआ था कि वो सब्सिक्वेंट इलनेस गंभीर होती थी, तो एक इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना है। इसको समझाने का एक सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि जब आपका शरीर में एंटीबॉडी बन गए, जो वैक्सीन दी गई या नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, तो वो एंटीबॉडी कुछ मामलों में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अगली बार जब व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने देखा कि तो उसका दूसरा वेरिएंट आया, तो उसको धमकी देने लगते हैं। उसको कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे दूसरे को ट्रीट कर दिया था, भगा दिया, तुम भागो यहाँ से। तो लेकिन अब जो दूसरा वेरिएंट उसका होता है वो थोड़ा समझदार निकलता है। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा था लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे रहने दो यहाँ पे। तो वो दोस्ती कर लेता है एंटीबॉडी से। सो जो सेकंड वेरिएंट है वो उससे दोस्ती कर लेता है, और वो उसको फिर उस दोस्ती में जो पुराने एंटीबॉडी हैं उसको और ज़्यादा सेल्स के अंदर लेके चले जाते हैं, और जब सेल्स के अंदर जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा एंटीबॉडी, वो बाकी सेल्स समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो नॉर्मली जिसको बाहर ही एलिमिनेट कर देने से कम एंटीबॉडी बनते, वो सेल में एंटर कर गया तो बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, और एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स से वो गंभीर बीमारी और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और इसीलिए खतरनाक बीमारी होती है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना। वेरी वेरी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देता है बॉडी, बिकॉज वो जो प्रीवियस इम्यून एक्सपोजर था उसकी वजह से उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा लाइटली ले लेता है, और जब तक उसको पहचान पाता है कि ये गंभीर है तो ओवर रिएक्शन करनी पड़ती है उसकी, और वो ओवर रिएक्शन हार्म कर देती है, जो कोविड में एग्जैक्टली होता था। कि कोविड में एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता था और व्यक्ति का ऑर्गन डैमेज होने लगते थे। राइट। मैं आजकल एक्चुअली देख रही हूँ बहुत सारी एडल्ट वैक्सीनेशंस के बारे में बात हो रही है। इन्फ्लुएंजा के लिए लोग बोल रहे हैं कि आपको एडल्ट्स को वैक्सीन लेनी चाहिए। डेंगू इज़ वन एग्जांपल एज वेल। डू यू थिंक एवरीबडी शुड गेट इट डन, और अगेन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं, थायराइड वाले हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? तो जो एडल्ट वैक्सीन होती हैं वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए स्पेशली रिकमेंड है। जैसे टाइफाइड को 49 ईयर्स तक दिया जा सकता है। शिंगल्स वैक्सीन आती है जो जॉस्टर के खिलाफ काम करती है, 50 साल के बाद दिया जा सकता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, यूजुअली कुछ गाइडलाइंस 50 साल के बाद कहती हैं, कुछ गाइडलाइंस 60 साल के बाद कहती हैं। लेकिन फ्लू वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको एक वाइडर पॉपुलेशन ग्रुप को दिया जा सकता है। खासतौर से अप टू 5 ईयर्स किड्स में दिया जाता है, उसके बाद 18 ईयर्स ऑनवर्ड इसको सभी के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब खास तौर से वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, सांसों से संबंधित बीमारी है, या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, उन व्यक्तियों में इम्यूनिटी वीक होती है। वीकर इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम, एक तो जैसे किसी को ओबेसिटी है तो ओबेसिटी वाले व्यक्ति को
उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसमें वहाँ पर बिजी रहता है। तो अगर उसको नया इन्फेक्शन होगा तो उसका इम्यून सिस्टम ढंग से लड़ नहीं पाता है, और इसलिए उनको बीमारी होने की गंभीर संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को मैं खास तौर से रिकमेंड करूंगा कि आप, जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, कि एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन कराएं। बाकी लोगों के लिए भी आप अपना सेल्फ रिस्क असेसमेंट कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और लगवाना से डेफिनेटली इसका फायदा होता है। All right, with that, Dr. Leheria, this was lovely. Thank you very so much. हमने कोविड पर तो बहुत सारी शोज करे हैं, बहुत सारी बातचीत करी है। आई एम वेरी ग्लैड हमने डेंगू के बारे में भी ये पूरा करा है। एंड लिटिल बॉडी टेल्स मी कि आपकी एक बुक आ रही है जिसके बारे में आप अभी किसी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन आई एम होपिंग दैट वंस इट्स आउट वील सिट डाउन अगेन एंड वील टॉक अबाउट इट, बिकॉज लाइक आई सेड, जस्ट द breadth of the work that you've done is so good that we would love to sort of pick your brains. So good luck for that. Thank you very much. And I must say that your little birdie is very resourceful. Yes, my book is coming in mid-September. Please wait for it, and please. Title बता सकते हैं उसका? Not now. We will reveal it. Mystery. But we will, of course, all the Health Wealth viewers will keep a tap on that, because we'll be the first to tell them as well. So that was Doctor versus Internet. This is also part of the All Out and India Today's initiative, साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसमें हम बहुत सारी conversations आपके साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे आप बीमारी से ahead रहें, आप informed रहें. Thank you so much for watching.